अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहतमंद रमजान के नए एपिसोड के साथ आप सब लोगों को खुशामदीद और मैं हूं डॉक्टर सलमान फिरोज। नाजरीन, आज का एपिसोड कब्ज के हवाले से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। कब्ज आजकल एक बहुत ही आम सी बीमारी हो गई है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कब्ज क्यों होती है, इसको किस तरह हम लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ बिल्कुल से ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कब्ज का क्या ही बेहतरीन इलाज तजवीज किया गया है। साथ ही साथ कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और कुछ आपको और भी बहुत सी इसमें हेल्थ टिप्स मौजूद हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी फॉलो कीजिएगा। अगर तो आपको हफ्ते में 3 दफा से कम बाथरूम जाने की हाजत होती है तो इसका मतलब ये है कि आपका पेट मुकम्मल तरीके से साफ नहीं हो रहा और आपको कब्ज है। नाजरीन, हमारे जिस्म को कुदरती तौर पे डिटॉक्स रहने के बहुत ही ज्यादा फायदे हासिल होते हैं। जो भी हम खाते हैं वो अगर जिस्म को लगेगा और प्रॉपर उसका फालतू जो वेस्ट मटेरियल है वो खराज होता रहेगा तो हमारी सेहत बेहतर रहेगी। साइंस ये कहती है कि हमारी जो कुव्वत मुदाफियत है उसका 85% हिस्सा हमारा निजाम इन्हजाम है। लेकिन अगर आप खाते हैं और आप प्रॉपर तरीके से स्टूल नहीं पास कर सकते, उसे सही तरीके से खराज नहीं उसका कर पाते, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा बीमार कर सकती है और बीमारियों की तरफ आपको लेके जा सकती है। अब मिसाल के तौर पे ये समझें कि कब्ज जो है वो खुद भी एक बीमारी है और वो बीमारियों की अलामात को बढ़ा देती है। फर्ज करें कि दो मरीज हैं, दोनों को शुगर है। एक मरीज को शुगर के साथ कब्ज भी है, जिसको कब्ज का भी मसला साथ होगा उसकी शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी। सेम इसी तरह दो मरीज हैं, दोनों को ब्लड प्रेशर है, सेम ब्लड प्रेशर है, लेकिन एक को साथ कब्ज भी है तो उसका बीपी का मसला भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। जिन मरीजों को दर्दें होती हैं और साथ कब्ज होती है तो उनकी दर्दों की बर्दाश्त भी कम हो जाती है, उन्हें दर्दों का सामना भी ज्यादा करना पड़ता है। गो के कब्ज जो है हमारे मर्ज के सिम्टम को और उसकी सिविरिटी को, शिद्दत को बढ़ा देता है। इसलिए कब्ज से छुटकारा हासिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अक्सर मरीज ऐसे हैं जो कि अपना पेट साफ करने के लिए कई किस्म की मेडिसिन, कई किस्म के टोटके वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें या तो वक्ती तौर पे फायदा देती हैं और अगर देती भी हैं तो कुछ ना कुछ इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा निजामी निजाम काम किस तरह करता है, और अगर हमें एक चीज ये समझ आ जाएगी फिर हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। हम नाजरीन जो भी चीज खाते हैं दांतों से अच्छी तरह चबाने के बाद वो जब हमारे मैदे में जाती हैं तो मैदे में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ताकतवर तेजाब मौजूद होता है। वो तेजाब क्या करता है, खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है ताकि खुराक में से जो आपके वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं और खुराक के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको जिस्म जज़ब कर सके। अब मैदे के अंदर मौजूद खुराक है वो बहुत ही ज्यादा तेजाबी हो जाती है और मैदे से जैसे ये छोटी आंत की तरफ जाती है, छोटी आंत में इसके अंदर मौजूद काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जज़ब होकर जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। ये छोटी आंत से खास स्पीड से ट्रेवल करते करते आपकी बड़ी आंत में जाती है और बड़ी आंत के अंदर इसके अंदर मौजूद जो आपकी फालतू खुराक बची है, इसमें मौजूद जो नमकियात है और पानी है वो जज़ब हो जाते हैं। और जैसे ही ये आपका स्टूल आखिरी हद तक पहुंचता है बड़ी आंत के, तो आपके दिमाग को सिग्नल पहुंचता है कि जी अब स्टूल पास करना या बाथरूम जाने की हाजत हो रही है, और आप उसको खारिज कर देते हैं और इस तरह आपके खुराक का सारे निजाम का सर्कल चलता है। मैदे से बड़ी आंत तक खुराक एक खास स्पीड के साथ जाती है। अगर तो ये स्पीड स्लो हो जाएगी तो इसका नुकसान ये होगा कि आपका स्टूल हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा और स्लो मूवमेंट की वजह से फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। और अगर यही स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी तो आपका हाजमा ठीक नहीं रहेगा, सही तरीके से खुराक में मौजूद विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ने जिस्म को जज़ब नहीं किया होगा और वो ऐसे ही आधा हजम आपका खुराक निकल जाएगी। तो ये खास स्पीड बड़ी ही ज्यादा जरूरी है मैदे से आंतों की तरफ जाने की। अब ये जो स्पीड है ये आपके मैदे में मौजूद जो तेजाब है उसकी ताकत तयन करती है कि किस स्पीड से आपकी खुराक हजम होगी और किस स्पीड से आपकी खुराक बड़ी आंत के रास्ते बाहर निकलेगी। अगर तो आपके मैदे का तेजाब कमजोर होगा तो सबसे पहला तो उसका नुकसान ये होगा कि आपकी जो खुराक की मूवमेंट है वो भी स्लो हो जाएगी और इस स्लो मूवमेंट की वजह से आपका जो स्टूल आंतों में पड़ा हुआ है उसमें से पानी जज़ब हो जाएगा और वो सख्त से सख्त होता रहेगा और आपको कब्ज का सामना करना पड़ेगा। दूसरी वजह ये होती है कि अगर तो आपके मैदे के अंदर मौजूद तेजाब कमजोर हो जाएगा
तो जो हम खुराक खा रहे हैं इसके अंदर हमारे काफी किस्म के बैक्टीरिया पैथोजेंस भी हमारे मैदे के रास्ते मुंह में अंदर जाते हैं। अगर तो ये तेजाब मजबूत है तो आपके जो बैक्टीरिया मैदे के लेवल पे ही मर जाएंगे, अंदर आगे तक नहीं जा सकेंगे। लेकिन अगर तो ये तेजाब कमजोर हो गया तो होगा ये कि मुकम्मल अंदाज से आपके बैक्टीरिया खुराक में नहीं मर पाएंगे, और जब वो बैक्टीरिया आगे आपकी आंतों के रास्ते नीचे जाएंगे तो वो अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। इसको कहते हैं सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसकी वजह से होता ये है कि स्टूल और ज्यादा अल्कलाइन हो जाता है और स्लो स्पीड से मूव करता है, जिसकी वजह से आपको कब्ज होती है। अब अगर तो आपको कब्ज का मसला है तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहला आपने स्टेप ये फॉलो करना है कि हमने अपने तेजाबियत मैदे की बेहतर करनी है। उसके लिए आपने खुराक के अंदर सिरके को लाजमी इस्तेमाल करना है। सिरका चाहे आप खुराक के अंदर इस्तेमाल करें, सालन के अंदर इस्तेमाल करें, या आपने एप्पल साइडर विनेगर निहार पेट 2 चम्मच पानी में डाल के पी लेना है। आपके मैदे की तेजाबियत बेहतर होनी चाहिए। साथ ही साथ आपने खुराक में लीमू का इस्तेमाल करना है। आपने खुराक के अंदर अचार का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये जो अचार है आपका किमची हो गया या आपके सिरके वाले जितने भी अचार हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ये मैदे की तेजाबियत को तकवीयत देते हैं और खुराक को हजम करना आसान हो जाता है। इसके बाद अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि खाने के साथ पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। जिन लोगों को कब्ज का मसला रहता है, अगर तो वो पानी पिएंगे तो ये समझे कि पानी उस तेजाब की ताकत को कम कर देगा, तेजाब पतला हो जाएगा और उसको खुराक को हजम करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपको कब्ज का मसला है तो आपने पानी खुराक की विंडो के अंदर 1 घंटे के अंदर, मैं मरीजों को कहता हूँ कि 1 घंटे की विंडो के अंदर आपने पानी नहीं। अब दूसरी टिप ये है कि जब भी आपको हाजत महसूस हो फौरी तौर पे आपने बाथरूम जाके स्टूल पास करने की कोशिश करनी है। गलती ये होती है कि लोगों को कई दफा हाजत महसूस होती है और वो कभी ड्राइव कर रहे हैं या कभी मीटिंग में बैठे हैं, किसी जगह पे मौजूद हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि अभी नहीं जाते हैं, थोड़ी देर बाद जाएंगे, जिसकी वजह से स्टूल पड़ा पड़ा और सख्त हो जाता है, उसमें से पानी जज़ब हो जाता है, वो खुश्की की वजह से आपको मजीद कब्ज हो जाती है। इसलिए कोशिश करें जब भी आपको अर्जेंसी हो बाथरूम जाने की, आपको हाजत महसूस हो, आप फौरी तौर पर बाथरूम जाए, आपने इसको रोकना नहीं है। तीसरे नंबर पर बारी आती है सर्केडियन रिदम की। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने क्लॉक सेट की हुई है। उस क्लॉक का क्या काम है? वो सेल के अंदर की एक क्लॉक फिट है। अब जब दिन का टाइम होता है बॉडी एक कैटाबोलिक स्टेट में होती है, रोशनी में, और जैसे शाम का टाइम होता है बॉडी एनाबोलिक स्टेट में होती है। और ये डिफरेंट स्टेट जिस्म को रिपेयर करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब रमजानुल मुबारक के अंदर अक्सर हमारी सोने उठने की रूटीन खराब हो जाती है। रात को सो नहीं रहे, सहरी करके उसके बाद सोते हैं, इसकी वजह से हमारी अंदर की क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। और जब वो क्लॉक खत्म खराब हो जाती है तो उसका नुकसान ही होता है कि आप कैटाबोलिक स्टेट में फंसे रहते हैं। अब फर्ज करें कि कोई कैटाबोलिक स्टेट में फंसा है, उसके अंदर होगा ये कि आप जितना मर्जी पानी पी लेंगे, वो पानी बजाय कि आपके स्टूल को, खुराक को, आंतों को नरम करने की बजाय वो पेशाब के जरिए सारा निकल जाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि हमने अपने सर्केडियन रिदम को बेहतर बनाना। उसके लिए सोने उठने की रूटीन बेहतर करनी जरूरी है, सोने उठने का टाइम बेहतर करना जरूरी है। चौथे नंबर पर बारी आती है फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि कुछ एक्सरसाइजेस की। एक्सरसाइजेस की इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ही ज्यादा अहमियत होती है। हम जब वर्जिश करते हैं तो हमारे अंदर बाउल की मूवमेंट में, जो आपके स्टूल वगैरह आपके अंदर है, इसकी मूवमेंट जरा बेहतर हो जाती है, नरम हो जाती है। साथ ही साथ स्टूल का अखराज आपका बेहतर हो जाता है। ग्रेविटी के प्रेशर की वजह से भी जब हम वर्जिश करते हैं, ग्रेविटी की पुल की वजह से भी आपकी स्टूल की मूवमेंट सॉफ्ट हो जाती है। इसलिए अगर आपको कब्ज का मसला रहता है, मूवमेंट करें, वॉक करें, वर्जिश करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, लेकिन लाजमी करें। 5वें नंबर पे रोल आता है जी फाइबर का। फाइबर का हमारी खुराक में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और रमजानुल मुबारक में हमारी रूटीन इस तरह की होती है खाने पीने की कि हमें फाइबर सही मिकदार में नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारे मैदे के अंदर खुराक जो है सही तरीके से मूव नहीं कर पाती आपकी आंतों की तरफ। तो फाइबर का अपनी खुराक में शामिल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके लिए मैं ये मशवरा देता हूँ कि किसी भी किस्म का फल आपने अपनी खुराक के अंदर, फल और सब्जियां अपनी खुराक के अंदर लाजमी ऐड करें, ताकि आपको अच्छी मिकदार में फाइबर मिल सके। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि आप फाइबो का एक साशे मिल जाता है, वो सबसे आसान है। फाइबो का साशे आपने पानी में या किसी भी चीज में डाल के उसे इस्तेमाल कर लिया, वो आपके स्टूल को पास करने में, आपके जिस्म को अच्छी मिकदार में फाइबर उससे मिल जाता है। अगर आप वो नहीं लेना चाहते, आप इसबगोल का छिलका भी ले सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें, पहले सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, फिर ये चीज आपने अपने रूटीन में ऐड करनी है। छठी और आखिरी चीज ये है कि अगर तो आपको कब्ज वगैरह है तो कोशिश करें कि कुदरती तरीके से कुछ ऐसे हर्बल लेग्जेटिव्स होते हैं जिसको आप अपनी खुराक में शामिल करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। लेग्जेटिव मतलब कुछ कब्ज कुशा गोलियां, कुछ कब्ज कुशा हर्ब्स वगैरह मौजूद है इस तरह की, जो कि अगर आप अपनी रूटीन में ऐड करेंगे तो आपकी कब्ज वगैरह ठीक हो जाती है। लेकिन इसको ठीक करने के बाद आपने अपनी पहले वाली रूटीन पे लाजमी आना है, यानी कि जो सारे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं इनको फॉलो करनी है, ताकि आपको दोबारा कब्ज ना हो सके।
एक दफा आपकी कब्ज इन हर्बल लैक्सेटिव्स से अगर ठीक हो जाएगी, उसके बाद आपने बाकी सारे स्टेप्स को फॉलो रखना है ताकि फ्यूचर में आपको कब्ज वगैरह का मसला ना हो सके। अब नाजरीन चलते हैं अपने सेगमेंट तिब्बे नबवी की तरफ। तिब्बे नबवी में क्या बेहतर तजवीज की गई है कि अगर आपको कब्ज है तो आपने क्या चीज इस्तेमाल करनी है। नाजरीन तिरमिजी और इब्ने माजा ने इस्मा बिनते उमैस की रवायत नकल की है। नबीउल खातिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम किस चीज से दस्त लाते हो? उन्होंने कहा शबरम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गरम और मुजर है। फिर इसके बाद हम दस्त लाने के लिए सना का इस्तेमाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई चीज मौत से बचाती है तो वो सना है। नाज़रीन ये जो सना है ये सना मक्की है। सना मक्की को अगर आप कब्ज को दूर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे ये आपके लिए इंतहाई फायदेमंद है। जिस चीज का जिक्र हमारे सरकार की जुबान से हो गया उस चीज में बिलाशुबा बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज फवाइद है। नाज़रीन सना की बहुत ही महंगे महंगे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, लोग इनको बहुत महंगे सप्लीमेंट फॉर्म में लेते हैं ताकि उनकी कब्ज दूर हो सके। अब इसका आसान सा तरीकाकार है, अगर आपको कब्ज है, आपने अगर तिब्बे नबवी को फॉलो करना है, उसका आसान सा तरीकाकार है कि आपने किसी भी अच्छे पंसार से आपको सना मक्की के पत्ते मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, या तो इसका कहवा बना के पी लें, एक दिन पिए, रात के टाइम पिए क्योंकि इसका असर 5 से 6 घंटे में होता है। रात के टाइम पी के आप सो जाएं, अगले दिन आपका पेट साफ हो जाएगा। एक दिन से नहीं होता, 2 दिन ले लें, 3 दिन ले लें, जब तक आपका पेट साफ नहीं होता आप इसको कुछ दिन 2-3 दिन इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह इससे अफाका हो जाएगा। सबसे आसान तरीका कार है कि 1 चम्मच आपने उसमें डाला पानी के अंदर, उसे पकाया, उसका कहवा जब उसका अर्क निकला है उसको आपने पी लिया, वो सबसे आपके लिए फायदेमंद रहता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा हल ये है कि सना मक्की के आपने पत्ते ले लेने, उसको अच्छी तरह से पाउडर बना लेना है, उसकी डंडियां अलग कर लेनी है, पत्ते पत्ते उसका पाउडर बना लेना है और उस पाउडर को ½ टी स्पून रात को आपने दूध के साथ लेके सो जाना, नीम गर्म दूध के साथ। और 5-6 घंटे के बाद जब आप सुबह सोकर उठेंगे आप देखेंगे कि आपका बाउल मूवमेंट बेहतर हो जाएगी। एक दिन करें, दूसरे दिन करें, 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जब ये साफ हो जाएगा इसके बाद आपने अपनी रूटीन को बेहतर बनाना है, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है, उससे आप देखेंगे कि आपको कब्ज वगैरह का मसला दोबारा से इंशाल्लाह नहीं होगा। और ये नेचुरल चीज है और नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ने भी इस चीज को बताया है कि ये चीज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद है। और अगर कोई चीज मौत से बचाती है तो वो सना है। जब भी आपको कभी कब्ज हो तो सना मक्की को अपनी रूटीन के अंदर लाजमी शामिल करें ताकि आपकी सेहत बेहतर हो सके। बाथरूम में बैठने का अगर आपका पोस्चर ठीक है तो ये चीज बड़ी ही ज्यादा मायने रखती है कि आपके पेट में प्रेशर कितना ज्यादा पड़ेगा और आप आसानी से स्टूल पास कर सकेंगे। सबसे पहले वो लोग जिनको घुटनों में मसला नहीं है, कमर में मसला नहीं है, आराम से नीचे बाथरूम में बैठते हैं, जो कि आदी है नीचे बैठ के स्टूल पास करने से, एशियन स्टाइल टॉयलेट में बैठने के लिए, तो सबसे पहले टिप उनके लिए आपने क्या करना है, ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारी लेफ्ट साइड है ये इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलन। इधर से असेंडिंग कोलन नीचे से ऊपर आ रही होती है पूप आपकी, और आहिस्ता से यहां से नीचे बन के और वो आपकी बड़ी आंत के रास्ते निकल जाती है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने इस जगह पे प्रेशर रखना है। अब फर्ज करें कि मैं बाथरूम में बैठा हूं इस तरह एशियन स्टाइल में, आपने अपने लेफ्ट कोहनी को इस साइड पे ऐसे रख लेना है। जब आप इस साइड पे रखेंगे, हाथ चाहे आप चेहरे पे रख लें, ऐसे रख लें, इससे होगा ये कि आपका जो डिसेंडिंग कोलन है इस पे प्रेशर बिल्ड होगा और उस प्रेशर की वजह से आपका स्टूल पास करना ईजी हो जाएगा। अगर आप इस चीज को साइड से देखें, आपने इस पोजीशन में ऐसे बैठना है ताकि आपका प्रेशर सही तरह बिल्ट हो, और सबसे आइडियल पोजीशन यही होती है बैठने की जो एशियन स्टाइल टॉयलेट है। अब वो लोग जो किसी मजबूरी की वजह से, किसी दर्द की वजह से नीचे नहीं बैठ सकते, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अब वो क्या करेंगे, वो कमोड का इस्तेमाल करते हैं। अब फर्ज करें कि ये कमोड की चेयर इतनी ही ऊंची होती है। अब जब हम इस पोजीशन में कमोड पे बैठते हैं तो इसमें होगा ये कि आपका हिप ऊपर होता है, हिप और घुटने एक सेम बैलेंस में रहते हैं, यानी कि हिप भी इधर है, घुटने भी इधर है, तो आपका रेक्टम कोलन के ऊपर प्रेशर रहता है, सही तरीके से आप स्टूल नहीं पास कर पाते। इसके लिए जो बेहतरीन टिप है आपके लिए वो ये है कि आपने किसी किस्म की चौकी, किसी किस्म का स्टेप अपने पास रखना है, इसके ऊपर पाँव रख के आपने बैठना है। अब जब भी इसके ऊपर पाँव रख के आप बैठते हैं तो ये एक नेचुरल स्क्वाटिंग पोजीशन बनती है और आपका प्रेशर बिल्ड होता है, आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। अब इस पोजीशन में भी सेम वही वाला एंगल रखें, हाथ आपने इस पे रख लेना और ऐसे बैठना है। अब जब आप इस एंगल पे बैठेंगे आपको स्टूल पास करना, पूप करना बहुत ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन अगर आप अपने पाँव के नीचे कोई चीज नहीं रखेंगे, इसी पोजीशन में अगर आप जोर लगाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपको फ्यूचर में हेमोरॉइड्स वगैरह, बवासीर वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं,
नीचे प्रेशर वगैरह ज्यादा बनता है। तो कोशिश करें पाँव के नीचे किसी ना किसी किस्म की चीज लाजमी रखें। अब इसके बाद बात करते हैं कि कुछ ऐसी मसाज की टेक्निक्स हैं, अगर आप इसे फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि आपकी बाउल मूवमेंट बेहतर हो जाएगी और आपका स्टूल पास करना आसान हो जाएगा। अगर आप अपने पेट को मुकम्मल तरीके से साफ करना चाहते हैं तो इसके लिए जो बेहतरीन टेक्निक है उसको कहते हैं कोलन मसाज। हम खुराक में फाइबर कम लेते हैं, हमारी डाइट के अंदर वाटर इनटेक कम होती है, फाइबर इनटेक कम होती है, आपको कब्ज वगैरह रहती है, तो आपके कोलन की मूवमेंट सही तरीके से नहीं रह पाती, जिसकी वजह से आपको कब्ज वगैरह रहना, नाफ पड़ना, इस तरह के इश्यूज आते हैं। इसको बेहतर किस तरह करना है कि आपके लिए स्टूल पास करना इजी हो जाए और आपका प्रेशर भी बेहतर अंदाज से बने, उसके लिए बड़ी बेहतरीन टिप है। सबसे पहला स्टेप है कि आपने रिलैक्स होकर सांस लेना है, नाक से सांस लेना है, नाक से ही बाहर निकालना है, स्लो सांस लेना है, स्लो ही बाहर निकालना है। इससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा। अब आपने करना ये है कि दोनों हाथों को या कमर के पीछे रखना है, ऐसे साइड पे हल्का सा मसाज करके आगे की तरफ लेके आना है। दोबारा देखें, और नाक से सांस लेता रहना है, ये आगे, ये आगे। ये बड़ी ही बेहतरीन आपकी स्टिमुलेशन होगी और आपने इसमें नाक से सांस लेता रहना। सांस लेना इसमें मेन की है ताकि आपके मसल रिलैक्स रहे। 5 से 6 मरतबा आपने ये करना है। इसके बाद अगला स्टेप है, आपकी जो राइट साइड है यहां से असेंडिंग कोलन स्टार्ट होता है, कोलन यहां से नीचे से ऊपर आ रहा है, उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है, फिर इधर से लेफ्ट साइड से नीचे जा रहा है और फिर आप स्टूल पास करते हैं। अब आपने इस चीज को, इस रास्ते को नरम बनाना है, स्टिमुलेट करना है। उसके लिए अगर तो आप हाथ पे तेल लगा के पेट की मसाज कर सकते हैं तो इसी अंदाज से करें, अगर नहीं कर सकते आप कपड़ों समेत भी ये कर सकते हैं। आपने क्या करना है, राइट साइड से नीचे से हल्के हल्के छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं और ऊपर की तरफ लेके आना है। जैसे ऊपर आए फिर आपने इधर से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, हल्के हल्के सर्कल बनाने हैं, लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं और जहां लेफ्ट आई फिर यहां से आपने नीचे की तरफ लेके जाने आराम से। ये 5 दफा आपने इन सर्कल्स को पूरा करना है। अगर आपने हाथ में ऑयल लगाया होगा तो फिर तो बड़ा आसान है, ऐसे ऊपर लेके जाएंगे नीचे लेके आएंगे, ऊपर लेके जाएंगे नीचे लेके आएंगे, लेकिन ये डायरेक्शन ऐसी रहे, राइट से ऊपर जाएगा, लेफ्ट से नीचे आएगा। इसको आपने किया 5 दफा। और लास्ट ये है कि आपने अपना सैक्रम रीजन यानी कि कमर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको अपने दोनों हाथों से इस तरह करके रब करना है, मसाज करना है, ब्रश करना है ताकि थोड़ा सा स्टिमुलेट हो, क्योंकि यहाँ से नर्व्स हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जारी होती हैं और ये जब स्टिमुलेट होंगी आपके मसल रिलैक्स होंगे और आपका पेट आसानी से साफ हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने बिल्कुल रिलैक्स बाजू को छोड़ के, हाथ छोड़ के अपने पाँव की तरफ आपने देखना है कि आपने पंजे के बल आना है, टेढ़ी के बल नीचे गिरना है, ये, और सांस रिलैक्स लेना है, हाथ ढीले, जिस्म ढीला, पर टांगे आपकी सीधी रहेंगी, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ के ये इस पोजीशन पे आप आएंगे। इससे आपकी एक तो मोबिलिटी बेहतर होती है, स्टूल पास करना इजी हो जाता है, साथ ही साथ ग्रेविटी के प्रेशर की वजह से जो अंदर पूप स्टक है वो थोड़ी सी लूज हो जाती है और रिलैक्स हो जाती है। इस पोजीशन पे आपने सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए करना है और आप देखेंगे आपके लिए स्टूल पास करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये था जी आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरा नाम है सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।